हेलो नीट एस्पिरेंट्स। बेटा हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग री नीट एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज एक नया चैप्टर देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। बेटा इसको हम लोग एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो बेटा 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर जल्दी से कैसे हम लोग रिवाइज करेंगे इसी को देखते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। तो बेटा एनिमल टिश्यू मतलब टिश्यू की डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। बट बेटा साथ ही साथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी सिमिलर होना चाहिए, तो उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। अब जो जो टिश्यू होते हैं एनिमल टिश्यू बेटा, वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन बताया गया है कि बॉडी में उनका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, इसके बेसिस पे 4 टाइप बताए गए हैं। तो अब जो एनिमल टिश्यू है वो उसमें सबसे पहला है एपीथेलियल टिश्यू बेटा। तो एपीथेलियल टिश्यू क्या है, अगर हम लोग देखें तो एपीथेलियल टिश्यू वो है कि इट हैज़ द फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर a body fluid or the outside the environment or which provide the covering or lining for some part of the body। तो बेटा जो एपीथेलियल टिश्यू है उसकी 2 लाइनिंग होती है। एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करती है, दूसरा जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं अंदर की तरफ उसको फेस करती है। तो इसके 2 सरफेस हो गए और ये बेसिकली क्या करता है, कवर बनाता है, या आप कह सकते हैं किसी बॉडी के पार्ट की लाइनिंग बनाता है। तो ये इसका मेन काम हो गया। अब जो होते हैं एपीथेलियल टिश्यू हैं, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक विद द लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स। जब सेल्स बहुत क्लोज होंगे बेटा तो उनके इंटरसेलर मैट्रिक्स बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। और साथ ही साथ बेटा जब सेल्स बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं तो उनके बीच स्पेस नहीं होता है, और उस कंडीशन में उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पास कर पाती है। तो जब ब्लड वेसल नहीं जाएगी तो नॉन वेस्कुलर होंगे, इसीलिए एपीथेलियल टिश्यू जो होते हैं ए वेस्कुलर या नॉन वेस्कुलर होते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसमें जो एपीथेलियल टिश्यू है वो किस टाइप के हैं, तो अगर बात किया गया तो सिंपल एपीथेलियल इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड द फंक्शन एज द लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब। तो सिंपल एपिथेलियम का मतलब कि सिंगल लेयर सेल्स अरेंज है, और ये क्या इसका मेन फंक्शन है कि लाइनिंग बनाता है बॉडी कैविटी का, या जो कोई डक्ट्स है उसकी लाइनिंग बनाता है, या ट्यूब की लाइनिंग बनाता है। अब इसके बाद जो है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद द इरेगुलर बाउंड्रीज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, टाइल्स की तरह के होते हैं। उनको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है या टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। और ये बेटा इनकी बाउंड्री जो होती है इरेगुलर होती है, और ये ब्लड वेसल्स की वॉल में पाए जाते हैं, एयर सैक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे नेफ्रॉन जो होते हैं उसमें बाउमन कैप्सूल की लाइनिंग बनाता है, सीलोम की जो लाइनिंग बनाता है इसको मेसोथेलियम कहते हैं। तो ये सब ये स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। अब कह रहा है क्यूबॉडल एपिथेलियम। क्यूबॉडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। बेटा इसके सेल के जो शेप होते हैं क्यूब लाइक होते हैं, और ये कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जैसे आप नेफ्रॉन का पीसीटी वगैरह देखे थे बेटा, वहाँ पे इस तरह के क्यूबॉडल एपिथेलियम होते हैं। इसके अलावा जो डक्ट्स होते हैं ग्लैंड्स की उसमें ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा आप जानते हैं पीसीटी में वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। तो इसका मेन फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन और या सिक्रीशन क्यूबॉडल एपिथेलियम का। अब इसके बाद बात करेंगे कॉलुमनर एपिथेलियम। तो बेटा जो कॉलुमनर एपिथेलियम होता है वो भी सिंगल लेयर होते हैं, टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियाई होता है बेटा बेस पे होता है। तो ये लंबे लंबे सेल्स हैं और इसके बेस पे इसकी न्यूक्लियाई होती है, और ये फाउंड होते हैं स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग होता है बेटा वहाँ पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो इसका मेन काम है जो गट की लाइनिंग बनाना, तो इसका नाम है कॉलुमनर एपिथेलियम। अब इसके बाद है बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम। जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है उसमें सीलिया लगे होते हैं उसके फ्री सरफेस पे। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल्स है तो उसको मूव करा देगा, या म्यूकस है तो उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये हॉलो ऑर्गन्स में। जैसे आपका ब्रोंक्यूल्स है तो ब्रोंक्यूल्स में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको ये बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे बेटा ओवम के मूवमेंट में, तो वहाँ सिलेटेड एपिथेलियम होगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उनको कहा जाता है जो अपना फ्लूइड्स वगैरह वो किसी डक के अंदर सिक्रीट करते हैं, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे सेलाइवा या ईयर वैक्स में, ईयर वैक्स जो होता है जो सेरुमिन जिसको कहते हैं वो सिक्रीट होता है, ऑयल लाइक सब्सटेंस होगा।
मिल्क जो सिक्रीट होता है या डाइजेस्टिव इंजाइम जो सिक्रीट होते हैं डक्ट से, वो सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और बेटा इंडोक्राइन आप जानते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं, जिससे वो ट्रांसपोर्ट होकर डिस्टेंट ऑर्गन में जाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड एंड देयर प्रोडक्ट्स और कॉल्ड हार्मोन एंड सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथेड द ग्लैंड। तो मतलब जो फ्लूइड उस ग्लैंड के चारों तरफ होती है उसी के अंदर वो सिक्रीट हो जाते हैं। अब इसके बाद एनसीईआरटी का बेटा सारी लाइन ही लाइन चल रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं इसमें ऐड किए हैं, जिससे कि आपकी बहुत कम समय में एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए। अब कह रहा है कि कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। तो बेटा जहाँ भी कंपाउंड वर्ड आएगा उसमें एक से अधिक लेयर है, अगर सिंपल वर्ड आएगा तो सिंगल लेयर है। तो कह रहा है कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन वन लेयर सेल्स हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगर एक से अधिक लेयर है बेटा तो उसका मेन काम क्या होगा, उसका मेन काम होगा वो प्रोटेक्शन देगा, या जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस होते हैं, केमिकल स्ट्रेस होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो मैनी लेयर जहाँ भी होगी उसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। अब इसके बाद कह रहा है कि टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। बेटा टाइट जंक्शन कहाँ होता है, टाइट जंक्शन ये जो दो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच में होता है, और ये सब्सटेंस को लीक करने से बचाता है, टिश्यू के अंदर जो सब्सटेंस को लीक करने से रोकता है। इसी तरह से एडरिंग जंक्शन होता है। बेटा एडरिंग जंक्शन जो होता है इसको जोना एडहेरेंस भी कहते हैं। ये एक सीमेंट की तरह मटेरियल का काम करता है और दो नेबरिंग सेल्स को आपस में स्टिक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसी तरह से एक तीसरा जंक्शन होता है जिसको गैप जंक्शन कहते हैं। बेटा गैप जंक्शन क्या करता है कि ये दो सेल्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से एक सेल का कंपोनेंट दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द जो सॉल्यूट्स होंगे या आयन हो गए या बिग मॉलिक्यूल्स हो गया, तो उनका रैपिड ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में, तो ये गैप जंक्शन के थ्रू होता है। तो तीन तरह के इस तरह के जंक्शंस हो गए, एक हो गया टाइट जंक्शन, एक हो गया एडरिंग जंक्शन, और एक हो गया बेटा गैप जंक्शन। ठीक है। अब इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के बाद आ गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू बेटा मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं, जबकि एपिथेलियल टिश्यू याद करना एक्टोडर्मल भी होते हैं, मीजोडर्मल भी होते हैं, इंडोडर्मल भी होते हैं। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ये मीजोडर्मल है। कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, और पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी के अंदर। दे आर नेमली कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, ये सपोर्ट करता है टिश्यू और ऑर्गन को बॉडी के अंदर। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये कनेक्ट करता है दो ऑर्गन को आपस में, तो इसीलिए इसका मेन नाम है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप कहोगे ब्लड कैसे, तो ब्लड दो ऑर्गन के बीच फ्लो करता है, इसका मतलब ऑर्गन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लड भी क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड को छोड़ के बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक स्पेशल फाइबर सिक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग कोलेजन या इलास्टिन फाइबर कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, और इसका मेन काम होता है सपोर्ट करता है, क्योंकि स्किन में आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, तो इनको सपोर्ट करने का मेन काम करते हैं ये, और ये स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है। तो इसका नाम एरियोलर टिश्यू, इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। अब बात करेंगे एडिपोज टिश्यू इज द टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। तो एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या है बेटा, फैट स्टोरेज, वो भी जस्ट बिलो द स्किन होते हैं। ठीक है। एक तरह के लूज कनेक्टिव टिश्यू के ये टाइप हैं। इसी तरह डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर बेटा कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि बहुत सारे रो में अरेंज होते हैं पैरेलल बंडल में, और ये डेंस कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और इस तरह से ये भी एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। ठीक है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट का पता होगा आपको, दो बोन को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट करती है। इसी तरह से टेंडन जो होते हैं वो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली बेटा टेंडन और लिगामेंट में पाए जाते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन और लिगामेंट अटैच टू बोन टू अनदर बोन। अब बेटा अगर लिगामेंट में अगर स्ट्रेच हो जाता है तो उसको स्प्रेन कहा जाता है, मतलब मोच आ जाना। ठीक है। कार्टिलेज हैज़ ए सॉलिड एंड प्लायबल इंटरसेलुलर मटेरियल दैट रेजिस्ट compression cells called chondrocytes are enclosed in small cavity within the matrix।
तो यहाँ बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कार्टिलेज होते हैं वो बनाने वाली सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, और इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसको कॉन्ड्रिन कहते हैं, जो कि प्लाइबल होती है थोड़ा, और फ्लैक्सिबल कह सकते हो, और ये बेटा कंप्रेशन को रजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अंदर जो स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, अब उसमें उस लेकुना है बेसिकली, और उसके अंदर जो है जैसे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं जो कि क्या सिक्रीट करती हैं, कॉन्ड्रिन, जो कि इसके मैट्रिक्स को कहा जाता है। इसी तरह बोन जो होता है, बोन हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन टू इट्स एंड। तो इसी तरह से बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो बेटा उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, और उसको हम लोग ओसिन कहते हैं। ठीक है, तो वो बोन को स्ट्रेंथ भी देता है। ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स आर प्रेजेंट द स्पेस कॉल्ड लेकुनी। तो बोन के अंदर इसे स्पेस है लेकुनी, उसी में ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं जो कि बोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। तो ब्लड भी एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आप कह सकते हो, और इसका मेन काम होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ऑक्सीजन, गैस, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह के वेरियस फंक्शन है, और ये ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके बाद बात की जाए मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन द पैरेलल बंडल्स कंपोज ऑफ वेरी फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल। तो जो मसल्स टिश्यू होते हैं बेटा वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं, जिसको मायोफाइबर भी कहते हैं, और उसी के अंदर पतले पतले फिलामेंट्स होते हैं कॉन्डक्टाइल, जिसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है, क्योंकि मसल्स मायोफाइबर के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटन बोन एंड स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री इन नेचर। तो जो स्केलेटल मसल्स होता है बेटा, जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें धारियाँ होती है, स्ट्रिएटेड होते हैं, और वॉलेंट्री इन एक्शन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। अब इसी तरह से स्मूथ मसल फाइबर की बात की जाए, तो स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं ये बेसिकली बेटा फ्यूजी फॉर्म होते हैं। इनका दोनों एंड जो टेपर होता है, और ये दोनों एंड टेपर होता है, इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। बॉडी के अंदर जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू ये भी प्रेजेंट है, हार्ट में होते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखने में स्ट्रिएटेड दिखाई देते हैं, बट इनका फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है, इसीलिए कार्डियक मसल को स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जिसको जो हम लोग कह सकते हैं कि सेल जंक्शंस हैं दैट अलाउड द कॉन्ट्रैक्शन कॉन्टैक्ट एज ए यूनिट। ठीक है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसके, कार्डियक मसल के, जिसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो लिखा है बेटा, कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल्स टू कॉन्टैक्ट एज ए यूनिट मेजरिंग meaning when one cell receives signal it neighbors also stimulated। इसका मतलब बेटा लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर है, एक सेल में अगर स्टिमुलेट करेगा तो नेबरिंग सेल को भी स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे कि होल एरिया में कॉन्ट्रैक्शन आप देख पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट सेल है न्यूरल टिश्यू। बेटा न्यूरल टिश्यू की बात की जाए तो न्यूरल टिश्यू यानी नर्वस टिश्यू एग्जर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, रिस्पॉन्सिवनेस इसका मेन फीचर, इरिटेबिलिटी होता है, यानी कोई भी स्टिमुलस दोगे तो रिस्पॉन्स हो करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस का मेन कैरेक्टर है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, डिवाइड नहीं करता है, और जी0 से स्टेज में होते हैं। तो ये सारे नर्वस टिश्यू के फीचर हैं, कंट्रोल सेंट्रियोल नहीं होता है, इसीलिए सेल डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एक्साइटेबल सेल। तो ये आपको पता है कि नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं। अब न्यूरोग्लियल सेल कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट सपोर्ट न्यूरॉन एंड मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। तो बेटा न्यूरल टिश्यू दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूरोग्लिया जो कि उसकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, और दूसरा न्यूरॉन जिसको नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरोग्लिया बेटा इसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोसाइट एंड माइक्रोग्लियल सेल। ये 3 तरह के सेल्स हैं, ये बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, और ये एक तरह से उनका जो है हेल्प करते हैं, जैसे फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, और माइक्रोग्लियल सेल। इसी तरह ओलिगोडेंडोसाइट सेल्स हैं जो माइलिन शीथ का सिक्रीशन करते हैं नर्व सेल्स में। तो ये सारे इसका मेन फीचर हो गया। तो इस तरह से बेटा जो एनसीईआरटी में जितना दिया था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में, उसको हम लोग
10 से 15 मिनट है, पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट रिवाइज कर दिए। होपफुली एक रैपिड रिवीजन के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बाकी साल भर आप इसको डेप्थ में अच्छी तरह से तैयारी किए हैं, कि एक लाइन और भी बहुत सारे कंटेंट्स की तैयार किए हैं, तो नीट के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आज के इतना बेटा, कमेंट बॉक्स में बताना, आगे फिर हम लोग इसी तरह से आगे के चैप्टर को भी पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।